पांडु रोग में एक मेजर सिम्टम्स है जिसका नाम है घबराहट होना। सर घबराहट हो रही है, ये मेजर सिम्टम्स है। तो इसी सिम्टम्स को लेकर के हम वेबसाइट में जाएंगे, सेल्फ डायग्नोसिस लिखेंगे, घबराहट। अब लिखते वक्त अगर आप यहाँ पर ब की जगह में र लिखेंगे तो भी गड़बड़ है। ये रिजल्ट मतलब सर्च में नहीं दिखाएगा, इसीलिए बढ़िया रहेगा ये जो आइकन है ना, यहाँ पर नीचे देखेंगे आप कैमरे वाला, ये जो आपका ऑडियो वाला जो आइकन है, इसमें क्लिक करिएगा और हिंदी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर लगा लेना, वहां से फिर वो सही तरीका से लिखेगा। आया, घबराहट हो गई भैया। आज भी यहाँ पर आंधी तूफान बहुत सारी चीज हो रहा है, पता नहीं कितने देर तक इन्वर्टर रहता है। ठीक है, तब तक हम पढ़ेंगे। एक रोग जिसका एक, अब ये जो घबराहट होना आज के समय में बहुत बड़ा मुसीबत है, और घबराहट के लिए अलग सा मेडिसिन लोग ढूंढते हैं और उसके दवाइयाँ भी दी जाती है। कोई कहता है महाराज अर्जुन आदि घृत दे दो, कोई कहता है महाराज अर्जुन का क्षीर पाक बना के दो, कोई कहता है महाराज हृदयार्णव रस दे दो, कोई कहता है कुछ नहीं तो अर्जुन का ही छाल को काढ़ा बनाए पी लो, कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है ये करो वो करो। घबराहट जो हो रही है, क्या करे? सबसे पहले तो निदान, यानी कि घबराहट रोग से टच करता है। आप लोग प्लीज अपने अपने कैमरे को ऑन रखिएगा, मैं आपके फेस को देख आपके करके फेस को बताना देख चाहूंगा। करके बताऊंगा। अपने अपने ऑडियो म्यूट ऑडियो रखिएगा। म्यूट रखिएगा। वीरेंद्र जी, हाँ ओके। क्योंकि आपके फेस को, क्योंकि अब आपके देखिए जरा, देखिए घबराहट जरा मैंने यहाँ पर घबराहट लिखा, में। घबराहट मैंने लिखा वेबसाइट में। अब हमारे सामने क्या क्या, क्योंकि अभी अभी ये कोई डिसाइड नहीं हुआ है इसको पांडु है के करके, अगला घबराहट है ऐसा कहते हुए आ रहा है। अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया, अब डिसाइड हमारे वेबसाइट को होने दो। पहले नंबर में कहा कि महाराज पांडु जिसको एनीमिया बोलते हैं, या पीलिया जिसको जंडिस बोलते हैं, ये दोनों ही समस्याओं में घबराहट, हृदय में घबराहट होती है, साथ में पल्पिटेशन, डग 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 करके हृदय में आवाज आता है। तो ये एक रोग है जिसका नाम है पांडु। दूसरा रोग है मूर्छा। शरीर में अगर वहां घबराहट होगा तो घबराहट के भी कई सारे स्वरूप यहाँ पर वेबसाइट बता रहा है। पाल्पिटेशन के साथ घबराहट हो रही है तो ये पांडु की ओर लेके जा रहा है। शरीर में, एक सेकंड, शरीर में भारीपन के साथ साथ हृदय में अगर घबराहट होती है और साथ में बेहोश भी हो जाता है तो ये मूर्छा की ओर ले गए आप। लेकिन घबराहट अगर उसको खाना खाने के बाद होती है, आप देखो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे, अगला बोलेगा सर घबराहट होती है भोजन करने के तुरंत बाद। अब आपको याद आ गया होगा कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो भोजन करने के तुरंत बाद घबराहट होती है। तो आप जरा कोई ऑडियो खोल करके देखिए, बताइए मुझे कि यहाँ वेबसाइट किस रोग की ओर इंगित कर रहा है? रक्तगतवात की ओर, है ना? भोजन करने के बाद किसी को घबराहट होती है। देखो, पेशेंट तो घबराहट कह करके आया, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। उसको बेसिकली मेडिसिन क्या देना है वो तो ये बताएगा। खाना खाने के बाद जिसको घबराहट होती है, समझ लो रक्तगतवात है। सीने में दर्द, एंजाइना पेन जो है होती है। पसीना आता है मगर ठंडा, चक्कर आता है, शरीर में थकान, दिल में घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, जी मचलता है, कमजोरी महसूस होती है।
तो घबराहट के साथ वो सारे उसके नाती पोते जितने भी जो है बन गए यहाँ पर, घबराहट के साथ वो सभी वात रक्त के इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ध्यान देना, समझ में आया आपको? तो है तो घबराहट, वात रक्त में भी घबराहट हो रहा है, रक्तगत वात में भी घबराहट हो रहा है, मूर्छा में भी घबराहट हो रहा है, अनीमिया। लेकिन घबराहट के साथ जो दूसरी समस्याएं हैं, जो नए विद्यार्थी है, नए क्यों, पुराने लोगों के भी दिमाग में सारी चीजें उतर जाती है। बीएमएस किए हैं लेकिन अब ये वात रक्त ही भूल जाता है अगला बंदा, यार वात रक्त की संप्राप्ति क्या है। लेकिन ये सिस्टम आपको कभी भूलने नहीं देगा। तो एक हो गया हमारा वात रक्त। अब देखो अंतिम में क्या बोला, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन। कल ही हम पढ़ते आ चुके हैं, रक्त वह स्रोतस में अगर विकृति होगी तो क्या होगा, उसका मूल हेतु क्या है, चिंता, अत्यंत गर्म चीजों का अधिक सेवन करना। रस वह स्रोतस की दृष्टि में भी क्या है, अत्यंत चिंता, चिंतना दति च चिंतनम, जो अचिंतनीय विषय है उसके ऊपर जो वो चिंता करता है। और गुरु अति स्निग्ध, अति मात्रावत जो वो भोजन करता है, इससे रस धातु दुष्ट हो जाता है। देखो यहाँ उसी को इस वेबसाइट ने टच किया कि नहीं, रस क्षय। देखो नीचे, चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके साथ साथ अगर उसको घबराहट होती है, साथ में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, तो रस क्षय। कल हम पढ़ते आ चुके हैं, कल पढ़े तो सुबह ही भूल गए होंगे, अभी भूल गए होंगे, लेकिन यह सिस्टम आपको कभी भूलने नहीं देगा। अब चूंकि अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये पहला वाला ये जो सिस्टम जो ये दिखा रहा है अभी, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि हम किसी भी पेशेंट के लिए सबसे पहले वैद्य अपने दिमाग से एनालिसिस करेगा। क्योंकि सभी चीजें अगर कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देंगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। जैसे डायबिटीज चेक करने के लिए हम जब जाते हैं तो एक मशीन में ब्लड लगा लो तो कुछ बोलता है, दूसरे में उसी वक्त लगाओ तो थोड़ा और कुछ ही बोलता है कि नहीं बोलता, एक जैसा नहीं होती है। ये 120 बोल रहा है तो वो 25 बोलता है, वो 30 बोलता है, ये 10 बोलता है, सेम नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वहां पर चिकित्सक का अपना दिमाग है नहीं। जिसने पहले से जो डिसाइड किया है कि इतने को हम ये मानेंगे, पता नहीं कब का डिसाइड किया हुआ है, कितने वर्ष पहले ये सूत्र आया होगा, ब्लड प्रेशर में इतने होगा तो ये है, कितने वर्ष पहले सिद्धांत आया है, और आज भी वो चल रहा है, आज भी वही चल रहा है रेसो सारे। इतने से इतना होगा तो ब्लड प्रेशर लो, इतने के बीच में ब्लड प्रेशर मेंटेन है, या इससे ज्यादा है तो हाई है। ये सिद्धांत कब का है, आज का तो है नहीं, कितने साल पुराना है, और आज भी वही चल रहा है। लेकिन आयुर्वेद में ये जो सिस्टम मैंने जो बनाया, ये यहां तक, ये 4-5 रोग जो मैंने बताया, ये पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनको वात रक्त क्या है, पांडु क्या है, रक्तगत वात क्या है, रस क्षय क्या है, जॉन्डिस क्या है, जिनको मालूम है उसको समझ में आएगा कि उसको हमने क्वेश्चंस आगे क्या क्या करना है। तो अगर कोई आदमी घबराहट है ऐसा कह करके आएगा तो हमारे सामने क्वेश्चंस करने के लिए क्या आ गया, एक तो हम पांडु के बारे में पूछेंगे, दूसरा हम मूर्छा के बारे में पूछेंगे, तीसरा हम रक्तगत वात के बारे में पूछेंगे, चौथा हम वातरक्त के बारे में पूछेंगे, पांचवा हम रस क्षय के बारे में पूछेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका 5-5 सिम्टम्स हम पेशेंट से पूछेंगे, उनमें से जो जो भी सिम्टम्स पेशेंट में ज्यादा दिखेगा उसी ओर हम जाएंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें तो यही है। इसमें टाइम बेशक थोड़ा ज्यादा लगता जरूर है, वैसे तो अभ्यास अगर हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या करना होगा,
ये ऊपर सर्च बार में जो मैंने घबराहट लिखा है, यहाँ पर मैं लंग प्रेस करूंगा, उसके बाद कट करूंगा, उसके बाद दोबारा यहीं में लंग प्रेस करूंगा, उसके बाद पेस्ट कर दूंगा, बॉक्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर उस पेशेंट से मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, करके उसी प्रकार से लिख करके बॉक्स के अंदर में उसको कर दूंगा, बट जरूरत ही नहीं है। अब मुझे जो 4-5 चीजें चाहिए मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, सर्च बार में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए वो जो रोग था उसके 5-5 सिम्टम्स सामने आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? 5-5 सिम्टम्स सामने आ गया। आलो जी, बन गई। अब हम दूसरे नंबर में क्या करेंगे, पेशेंट से पहले पांडु वाले 5 क्वेश्चंस करेंगे। अब ये चीज चाहे तो वो कितना ही आयुर्वेद में एक्सपर्ट हो वो भी कर सकता है इस वेबसाइट के माध्यम से, और चाहे वो कैसे ही आयुर्वेद ना पढ़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत हमारे सिस्टम्स के साथ हमसे रोज क्लास लेता हो, दोनों के लिए चलेगा। लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये कुछ नहीं है, फिर ये वेबसाइट से वो दूर ही रहे, वो अच्छी बात है। आयुर्वेद थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, संप्राप्ति क्या है, कैसे तय होता है, क्या कुछ सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ से सारे चीज हम लेकर के चले गए। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ देखा, और जो सिम्टम्स हैं पेशेंट में पांडु का ज्यादा दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पांडु जहाँ लिखा है यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने से क्या होगा, हमने निदान स्थान में क्या क्या पढ़े हैं, निदान पंचक जो बोलते हैं, उनमें से मैंने यहाँ पर 3 सिस्टम रखा है। एक का नाम है हेतु, दूसरे का नाम है पूर्व रूप, तीसरे का नाम है सिम्टम्स यानी लक्षण। अब ये 3 को अगर आपने प्रॉपर तरीका से स्टडी किया, पेशेंट को प्रॉपर तरीका से पूछा, तब महाराज आप किसी भी पेशेंट को ठीक किए बगैर नहीं छोड़ सकते, उसको प्रॉपर ठीक करोगे। आयुर्वेद में दिक्कत क्या है, आयुर्वेद क्यों, एलोपैथ में भी डॉक्टर को पता ही नहीं है कि पेशेंट में हो क्या रहा है। कोई बोलता है ये हो गया, कोई बोलता है वो हो गया, बस डॉक्टर डॉक्टर की बात है, जिसके दिमाग में जो आ जाए वो वही बोल देता है। और आजकल तो दुविधा कहूँ या विडंबना कहूँ कि डॉक्टर को लगता है कि भाई इसमें अपने बेनिफिट है तो वही नाम बोल दिया। बड़े डेंजर रोग के नाम बोलने में ज्यादा बेनिफिट है, सामान्य रोग के नाम बोलने में कम बेनिफिट है। ये सारी चीजें आजकल चल रही है, लेकिन ये सिस्टम हमारा जो है आयुर्वेद से प्यार करने वाले आप जैसे लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ हम जस्ट आयुर्वेद की सेवा करेंगे और रोगी को ठीक करेंगे, उसके साथ साथ हम कमाएंगे भी, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, यानी स्टडी करके चीजों को ज्यादा हम याद नहीं रखेंगे, इतने बड़े बड़े डायरिया हम नहीं बनाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, हेतु। हेतु में जाने का मतलब क्या समझूंगा कि वो जो चक्कर आने, जो घबराहट होने की बातें थी, वो पहले हमें नोट करते हुए जाना है। इस रोग में वो चक्कर आता है, ताकि क्या है, आप कम से कम 1 साल तक अगर ये सिस्टम, इसीलिए मैंने इस वेबसाइट में 4,000 रुपये जो अमाउंट है 1 साल के लिए रखा हुआ है, ताकि मैं चाहता हूँ 1 साल के बाद आपको इस सिस्टम चलाने की जरूरत ना पड़े। रोज आप पेशेंट आपके पास आएगा, इसके ऊपर अगर आप डिपेंडेंट होंगे, सारे रोज के रोज करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, क्लिक करा करा करके पूरा याद हो जाएगा साल भर में। दूसरे साल आप वैसे ही एक्सपर्ट हो गए। स्टडी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है भाई, इतने से काम हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, हेतु में जाएंगे। हेतु क्या क्या है, ये वो हेतु है जो पांडु के साथ संबंध रखता है। हालांकि बहुत सारे हेतु है, हेतु दोषों का होता है, इसीलिए पहले से कोई फिक्स हेतु नहीं होता। मतलब आयुर्वेदिक ग्रंथ में जो जो हेतु रीजन बताया है ना दोष विकृति का, उसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। हेतु कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना है जो पांडु है वो रक्त धातु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बेसिकली पित्त से जुड़ी हुई समस्या है। तो अब हम जो कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे पेशेंट से ज्यादा रक्त धातु को दूषित करने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला, विकृत करने वाला, इसको हम क्वेश्चंस करेंगे। नाड़ी में कैसे दिखेगा,
नाड़ी में छोटा छोटा स्पाइक दिखेगा, और स्पाइक छोटा छोटा दिखेगा, ज्यादा उछाल नहीं है, लेकिन पित्त जैसा स्पाइक दिखेगा। कैसा दिखेगा? दानेदार, चुभने जैसा ऊपर लगेगा। नाड़ी में कैसा स्पाइक होगा? चुभने जैसा स्पाइक, बहुत स्ट्रोंग चुभन नहीं है, थोड़ा थोड़ा, कहीं तो पता भी नहीं चलता, लेकिन एक चुभने जैसा दानेदार, उस तरह का जो स्पाइक है, वह पित्त से रिलेटेड दोषों से संबंधित ये नाड़ी है। सामान्य सी बात है, ठीक है। आप देखो जरा, हेतु है, हेतु में हमने क्या क्या देखा? एक तो रक्त को विकृत करने वाले हेतु, हम कल परसों भी पढ़ते आए हैं। रक्त किन किन चीजों से विकृत होता है? बताइए जरा, अविनाश जी बताइए, कल ही हम पढ़ते आए हैं, वह कौन कौन से रक्त व स्रोतस कैसे विकृत होते हैं, बताइए। दिलीप कुमार जी आप बताइए। किसी भी चीज की अति करने पर, अधिक ठंडा खाने पर, अधिक बहुत जो अधिक। अत्यंत तीक्ष्ण होगा, चाहे कोई भी शीत गुण वाला हो, शीत हो, ठंडा हो या गर्म हो, जो अति तीक्ष्ण है, जैसे बर्फ हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये तीक्ष्ण है, बेशक ठंडा है, तो इसको भी अगर हम कंटिन्यू खाते हैं तो यह भी पित्त को बढ़ाता है। और दूसरा, रक्त व स्रोतस को विकृत करने वाला और क्या है? चिंतनादतित चिंतन, अत्यंत चिंतन करना भी यह रस धातु को बिगड़ता है, और परिणामतः बाद में जाके रक्त को दूषित कर देता है, प्लाज्मा खराब करता है, जिन्हें हम रक्त रस कहते हैं। रक्त रस, रक्त के अंदर जो रस है, वो जो प्लाज्मा है, वो रस धातु से रिलेटेड है, इसलिए प्लाज्मा यहाँ खराब होगा। और क्या क्या है इसका हेतु है, जो कल हम पढ़ते आ चुके हैं? बताइए जरा, बताइए। क्वेश्चंस आपस में करेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। अत्यंत विदाही अन्नपान करना। विदाही का मतलब क्या है? स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा। विदाही जो बहुत ज्यादा जलन करता है, गर्मा गर्म चाय पी रहा है, गर्मा गर्म समोसा खा रहा है, गर्मा गर्म कुछ ऐसी चीजें खा रहा है, विदाही अन्नपान। ये सारी चीजें रक्त को बिगाड़ता है, और यह सभी चीजें पित्त को भी दूषित करता है। तो पहला सबसे बड़ा रीजन तो वो। अब उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द हमें ढूंढना होगा। सुबह कितने बजे उठते हो? चाय किस तरह के पीते हो? चाय किस तरह के पीते हो? आप देखिए जरा, ग्रंथकार ने पांडु रोग होने का जो हेतु जो बताया है वो तो है, लेकिन देश, ऋतु, काल, व्यक्ति, जनपद, मतलब जिस तरह का वंश है, जिस तरह का देश है, ये सभी उसके हेतुओं को अलग अलग दिशा की ओर लेके जा सकता है। पाकिस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति का खान पीन तरीका कुछ और है, हिंदुस्तान वालों का कुछ और है, हिंदुस्तान में पंजाब में रहने वालों का अलग हेतु हो सकता है एक ही रोग का, राजस्थान में रहने वालों का कुछ और हेतु हो सकता है। तो आप जिस स्थान में हो, उस स्थान में आए हुए जो पेशेंट है, उन पेशेंट से आप अपने नगर में, अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के आहार विहार की जाती है, और गड़बड़ होने के क्या चांस है। जैसे पंजाब में सुबह सुबह ज्यादा लोग पराठा खाते, ठीक है, और रात को दारू पीते, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर ज्यादा चलता है। दारू खैर नहीं भी पीते होंगे, पीते भी होंगे, लेकिन सुबह पराठा यहाँ पर कंपलसरी है हर किसी के घर में लगभग। तो ये एक हेतु है। अलग अलग जगह में इस तरह के जो है कि ट्रेडिशनल कुछ चीजें बनाई जाती है, खाई जाती है, उनमें हमें हेतु ढूंढना है। तो पांडु का हेतु क्या क्या है? पहले नंबर में पोषक तत्वों के अभाव में अत्यधिक व्यायाम करना, ये पहला सबसे बड़ा हेतु है जिन्हें ग्रंथकार ने बताया है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति में वीकनेस है, पोषक तत्व है ही नहीं, उसके जो भी वो कुछ खाता है उसमें कोई विटामिन है ही नहीं। पुराना चावल कढ़ाई में या बर्तन में उबाला, खूब ज्यादा पानी डाल के निचोड़ा और चावल को रखा। अब वैसे ही चावल जो आजकल जो बाजार में मिलता है, वो रस विहीन पता नहीं कितना पुराना होता है, और उसको भी पानी में डाल करके भूसी जैसा बना करके ये खाया जाता है। तो उसमें कोई विटामिन है ही नहीं, उसमें ऐसे कोई चीज है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वह एक क्या हो गया, मतलब
कुछ जैसे कुछ लोग बर्गर खा के सो जाते हैं, नूडल्स खा के सो जाते हैं, चाउमीन, पता नहीं ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें खा करके पेट भरा और सो गए। हमारे इस क्लास में एक बेजी आते अयोध्या से, वो बेजी कहते हैं कि जो कोई आदमी बर्गर नूडल्स खा करके कोल्ड ड्रिंक पीता है ना साथ में, उस आदमी को डायबिटीज होना कंपलसरी है, बाद में उसको डायबिटीज होगा ही होगा। तो उसका भी वो क्या है, वह भी जो उसका मतलब क्या है, उसका हेतु पांडु के साथ हम जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति स्पाइसी चीजें खाया, फास्ट फूड खाया, और बचपन में ऐसा होता ही है, जो बच्चे जो विद्यार्थी जो है, जैसे मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि एपिलेप्सी का उनको है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा, तो कहते हैं कि सर हम तो हॉस्टल में रहते, हॉस्टल के खाना पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम तो बाहर ही कुछ ना कुछ ऐसे चीजें खा करके मजबूरन खाना पड़ता है। तो समझ में आया आपको? तो पांडु होने का बड़ा एक रीजन है पोषक तत्वों के अभाव में, पोषक तत्वों के अभाव वाला, जिसमें विटामिन है ही नहीं, जिसमें पौष्टिकता चीज नहीं है, ऐसा चीजें खाता है, ऐसे चीजों से पेट भरता है, और साथ में व्यायाम अधिक करता है। व्यायाम अधिक करता है मतलब जिम में जाता है, दिन भर काम करता है, दिन भर परिश्रम करता है। दिलीप कुमार जी बताइए। गुरुजी, और तो सब ठीक है। ये बीच में आपने जो चावल का बोला, पुराना चावल का, हम्म। तो या पुराना चावल तो ठीक है, जो ज्यादा पानी डाल के चावल उबालते हैं और फिर उसको धुल देते हैं, मंड निकालने का वाला चावल, तो क्या वो मतलब लगातार नहीं खाना चाहिए नहीं वैसा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो हम्म। किसको देना चाहिए वो भी है। जैसे अगर कोई प्रमेह के रोगी है, प्रमेह के रोगी, सामान्य व्यक्ति के लिए। सामान्य रूप से प्रमेह की अगर कोई रोगी होगा तो उसके लिए वो सफिशिएंट है कि वो चलो निचोड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ ना खाने से अच्छा चलो भूसी भूसी खा के सो जाओ, भूसी। मैं तो वही नहीं, बोलता मैं हूँ। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, मंड स्वस्थ निकाला व्यक्ति हुआ। के लिए जो भोजन है वो गुणकारी होना चाहिए, पौष्टिकता भरा हुआ होना चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति है, भूख उसको अच्छा लगता है, अग्नि उसका प्रबल है, नित्य वो व्यायाम करता है, मन उसका बहुत अच्छा है ना, अग्नि बल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, सत्व बल उसका सब कुछ अच्छा है, तो नया चावल जिसमें पौष्टिकता ज्यादा है उसका सेवन करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का आहार विहार और अस्वस्थ व्यक्ति के आहार विहार एक जैसा नहीं ना है। अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बनाना है। जैसे देखो जो रसायन जो हम देते हैं ना, स्वर्ण भस्म हो गया, ताम्र भस्म हो गया, इस तरह के जो भस्म जो दिया जाता है, अब जैसे ये पांडु रोग में भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है इस तरह के, नवाय स्लो हो गया, ताप्यादि, ये जो लोह कल्प जितने भी है, वो पहले ही नहीं देना है। पहले उसको क्या करना है, जो विकृत अवस्था में दोष चला गया है, अग्नि को प्रबल करके, अग्नि को प्रबल करना है, दोषों को साम्य अवस्था में लेके आना है। दोष साम्य हो जाएगा, अग्नि साम्य हो जाएगा, उसके बाद उसको फिर रसायन देना है। पहले ही दिन से नहीं देना है ताप्य दिलो, पहले दिन से अगर हम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आयुर्वेद जो है ना, पंचकर्म सेंटर के साथ अगर हम काम करते तो आयुर्वेद वहां सूट होता है, परफेक्ट काम करता है। तो पहले नंबर में पोषक तत्वों के अभाव में अधिक मात्रा में व्यायाम करता है। दूसरे नंबर में अत्यधिक शोक, चिंता और तनावग्रस्त रहता है। पांडु का देखो, अत्यधिक शोक, चिंता, तनावग्रस्त। तीसरे नंबर में बहुत ज्यादा तेज, खट्टा, नमकीन पदार्थों का अधिक सेवन करता है। देखो अधिक सेवन, मात्रा अधिक, मात्रा भी ज्यादा है, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन चीजें वो खाता है। कभी कभार खाए, थोड़े खाए, भोजन के टाइम में खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आप पता नहीं कैसे, आयुर्वेद कैसा है यार, कुछ भी खाने को मना करते हो। तो दुनिया में जितने चीजें हैं ना, सब कुछ आप खाओ, आयुर्वेद कभी मना नहीं करता। लेकिन भोजन करने का टाइम है, भोजन करने का समय है, भोजन की मात्रा है, वह मात्रा आपके अग्नि के ऊपर डिपेंडेड है। आपका अग्नि सही है, दोष आपका संतुलित है, तो जो मन करता है वो आप खाओ, भोजन के टाइम में खाओ। जैसे भोजन खा रहे हो, कभी नमकीन खाने का मन हुआ, थोड़ा नमकीन भोजन के बीच में खाओ,
या भोजन से पहले तो खैर, भोजन के बीच में नमकीन खाओ। कोई मीठा चीज खाने का मन करता है तो वही हमारा जो आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से खाओ उसको। मधुर रस वाला अगर कोई है, रसगुल्ला खाना है, कुछ भी ऐसे चीज़ खाना है तो भोजन के पहले। कोई नमकीन वाली, कोई खट्टी, कोई स्पाइसी भोजन के बीच में। कोई कड़वी है, कसैला है, कोई ऐसी चीजें हैं भोजन के बाद में। अब कुछ भी लो आप, कभी कभार बर्गर खाने का मन करता है, नमकीन है, भोजन के बीच में लो, कभी कभार लो। क्यों जमाने को ऐसा ही व्यर्थ फेंकना, है ना। समय जमाने के साथ भी चलेंगे, लेकिन उसका जो तरीका है उसके साथ कभी कभार लिया जा सकता है। लेकिन बस यही है कि हमारा हमेशा फोकस कहाँ रहेगा, हमारा अग्नि और साथ में भोजन। तो अत्यधिक तेज, खट्टी, नमकीन, इन इस तरह की चीजों को, पांडु की तरफ ध्यान देना। दिन में सोना, बहुत ज्यादा गुरु भोजन करता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाता है, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करता है और दिन में सोता है। पांडु के लिए एक स्पेशल बात बताया है, मिट्टी खाना। मिट्टी, अब ये मिट्टी जो है, अब कुछ लोग तो भूल जाते हैं कि यार बचपन में क्या कहानी थी, लेकिन मुझे मालूम है मैं बचपन में मिट्टी खाता था। हमारे घर में ऐसा लगा हुआ रहता था तो उसको मैं खाता था और बड़ा टेस्टी लगता था। हाँ, मेरी बहन भी खाती थी, छुप छुप करके खाते थे, बड़ा मजा आता था उसको खाने में, बड़ा अच्छा टेस्ट लगता था। तो अब ये जो है, ये जो मिट्टी खाने की जो बातें हैं, पांडु का सबसे बड़ा वो है, हेतु है मिट्टी खाना। आप रोगी से पूछो, अब मिट्टी कई तरीका से हो सकता है, मिट्टी कहाँ कहाँ है। सीधा भी मिट्टी खा सकता है, कुछ लोग गेरू को खा लेते हैं। बचपन में, बड़े होकर के, इस वक्त, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ भी हो सकता है। मिट्टी खाने वाली कहानी बचपन के लिए पूछना चाहिए अगर कोई बड़ा आदमी है तो, बड़ा पेशेंट है तो, अधिक एज वाला है तो। हाँ जी, बचपन में कितना मिट्टी खाते थे। पांडु रोगी अगर होगा तो मिट्टी खाने का बड़ा इच्छा होता है हेतु में। आप राजयक्ष्मा में जाकर के देखो, राजयक्ष्मा में मांस खाने का और सेक्स करने का बड़ा इच्छा होता है हेतु में। मांस खाने के लिए दौड़ता रहता है और सेक्स करने के लिए मन में विचार रखता है, हमेशा सेक्स के लिए विचार। कितने के सारे लोग आते, सर ऐसा विचार आता है मन में, बार बार इस तरह के विचार आता है। मुझे तो बहुत फोन आता है लोगों को, सर क्या करूं, मैं तो दिमाग खराब हो रखा है, बार बार वही ख्याल आता है। तुरंत कहाँ चला जाए, ग्रंथ ने क्या बोला है, हाँ राजयक्ष्मा के लिए बोला है। तुरंत वेबसाइट में लिखो राजयक्ष्मा, उसके हेतु बाकी है पूछो, लक्षण बाकी पूछो, काम खत्म। तो जो जो भी पेशेंट में सिम्टम्स होता है, ये चीजें इसको आप नोट करो और उसके साथ साथ में उससे रक्त दुष्टि के और पित्त के विकृत होने के और भी दूसरे जो कारण है पूछना चाहिए, और उसे आप अपने एंड से कॉपी में नोट करते चलो, क्योंकि जो हेतु है उसको रोकना जरूरी है। बहुत सारी दवाइयां तो आपने दिया, लेकिन वो रोगी किसी न किसी हेतु के संपर्क में होता है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। जैसे मान लो मिट्टी खाने वाली चीज है, दिमाग में आया नहीं, कुछ ना कुछ खा रहा है मिट्टी। इसलिए हमारे आयुर्वेद में जो गेरू होता है ना, गेरू, स्वर्ण गेरू हो गया, आंवले के साथ स्वर्ण गेरू मिला करके देते हैं पांडु रोग में, क्योंकि मृद भक्षण से जो उसको पांडु हुआ है। अब जो गेरू जो है वो भी मिट्टी है। अब्रक भस्म देखो पांडु में काम करता है कि नहीं करता। अब्रक क्या है, मिट्टी है। तो मृद भक्षण से उत्पन्न होने वाली जो ये समस्या है, उसमें मिट्टी ही देनी चाहिए, मगर मेडिकेटेड मिट्टी। अब्रक भस्म दे दो या स्वर्ण गेरू दे दो, ये सारी चीजें हैं। अब आ गया पूर्व रूप। अब पूर्व रूप में क्या है, पूर्व रूप का मतलब क्या है
कि दोष से सम्मूर्षण होने से पहले विकृत दोष उदर दुष्य एक जगह बैठ गया, मगर वो जो दोष जो धातु है वो अभी पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है, अभी वो पांडु की अवस्था में नहीं आया है मगर आने वाला है। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम वाले रोग उत्पन्न होने से पहले जो जो लक्षण दिखता है, जिस समय पेशेंट ज्यादा घबरा जाता है, दुखी होता है, कुछ 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 हो करके, ज्यादातर तो पूर्व रूप अवस्था में तो वैद्य के पास कोई आता ही नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वहां से सारा खिचड़ी हो जाता है मामला। देखो क्या पहले नंबर में क्या, स्किन का फटना, चाहे पैरों में फटे चाहे हाथ में फटे, कहीं पर भी स्किन फटता है, दरारें पड़ती है, क्रैकनेस जो होता है स्किन में, पांडु का पूर्व रूप अवस्था है। बार बार थूकने की प्रवृत्ति, पिचकता रहता है, थूकता रहता है, ये पांडु होने के बावजूद भी, पांडु होने के बाद भी ये थूकने की प्रवृत्ति रहती है उस व्यक्ति में। मुंह में सलाइवा ज्यादा बनता है, मुंह में राल ज्यादा बनता है, थूक ज्यादा बनता है, थूकता रहता है दिन भर। ये पूर्व रूप अवस्था से ही ये सिम्टम्स रहता है। ये पूर्व रूप से हमें क्या समझना चाहिए कि कुछ जो पूर्व रूप के लक्षण है वो वो रोग के नाम वाले रोग जब शुरू होता है तो कुछ लक्षण बंद हो जाता है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, सर पहले तो मेरे पैर में फुदकता था, पुटुर पुटुर करता था पैर के उंगलियों में, अब वहां नहीं करता, अब घुटने में करता है। ऐसा बोलते हैं ना, सर अब घुटने में करता है, पैरों में तो नहीं करता, अब घुटने में करता है। सर पहले ना मुझे ऐसा होता था, अब ऐसे तो नहीं होता, अब ऐसा होता है, अब कुछ और हो रहा है उसको। पहले उसका बुखार आता था, अब उसके सिर दर्द हो रहा है। सर पहले बहुत बुखार आता था, फिर ये जाके इंजेक्शन लगाया, अब आजकल जो है ना बहुत ज्यादा सिर में दर्द होती है। तो वही दोष तब पूर्व रूप अवस्था में था, आज रूप अवस्था में है। रूप अवस्था में मतलब रोग की अवस्था में है। तो पूर्व रूप अवस्था का मतलब किसी रोग का पहले की अवस्था। बार बार थूकने की इच्छा, मिट्टी खाने की इच्छा, देखो जरा, है ना, उसको हो रही है, बार बार मिट्टी खाने का मन करता है उसको। आंखों के चारों ओर सूजन होता है, आंखों के अक्षी कुट शोथ बोलते हैं इसको, आंखों के चारों ओर सूजन हो जाना, मल और मूत्र पीला हो जाना, यूरिन पीला पीला सा दिखना, कुछ जलन जैसा भी लगना। जो भी हम खाते हैं वो सभी डाइजेशन नहीं होना, जो भी हम खाते वो डाइजेशन नहीं होना। हृदय की धड़कन अचानक से बढ़ जाना, अचानक बढ़ जाना, अच्छा वाला था, गट 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 शुरू हो गया पाल्पिटेशन, और अचानक बंद हो जाना, कुछ किए भी नहीं बंद हो गया। शरीर में ड्राइनेस अचानक से बढ़ जाना, अचानक ड्राइनेस ड्राइनेस बढ़ जाना और अचानक ठीक हो जाना। हमेशा शरीर में थकान का महसूस होना। अब इनमें से जो भी पेशेंट में सिम्टम्स है उनसे पूछिए और यहाँ क्लिक करते हुए जाइए। पूर्व रूप हो गया हमारा, अब आ गया सिम्टम्स, पूर्व रूप से ऊपर चला गया, सिम्टम्स आ गया। अब कुछ पेशेंट तो माला पूर्व रूप अवस्था में ही मामला सिमट जाता, अच्छा ये आपका पूर्व रूप अवस्था, यानी पेशेंट पूर्व रूप अवस्था में आया है या रूप अवस्था में आया है, ये दोनों भेद वैद्य को पता होनी चाहिए। तो पूर्व रूप अवस्था पांडु में पता चल गया, करते 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 याद ही हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी होता कोई बात नहीं। पहले नंबर देखो जरा, मल मूत्र और शरीर का सभी जो रंग है वो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। कान से साउंड, साउंड इन द ईयर, कान से हूं हूं करके आवाज आना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर कान से आवाज आता है। अब ये कान से आवाज आना भी आजकल स्वतंत्र रूप से चिकित्सा करते हैं,
हाँ जी, कान से आजा, कान से आवाज आ रहा है, किस रोग से संबंध कर रहा है? कान से आवाज किसी और रोगों में भी होता है। तो बस क्या लिखिए, कान में आवाज आता है, वेबसाइट में जाके लिखिए तो कौन कौन से रोगों में आता है वो। इस तरह से हम किसी पेशेंट का स्टडी करेंगे। कान से आवाज आता है, वो अगला बोलता हाँ जी सर, तो क्लिक करिए यहाँ पर और उसके बाद नोट करें उधर कान से आवाज आता है। भाई पता तो चलेगा कि अगले को क्वेश्चंस क्या करना है, तो क्वेश्चंस किया, अगले ने बोला कि हाँ कान से आवाज आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उधर जाएंगे सर्च बार में, वहां लिखेंगे कान से, या तो साउंड इन द ईयर, या तो कान से आवाज, इतना लिख दो। तो किस किस रोगों में, अभी हमने पांडु के बारे में, घबराहट से लेकर के हम आए हैं अभी, तो वहाँ कान से आवाज लिखो तो उन रोगों को टच करेगा। फिर वहां पर भी देखिए कि पांडु के साथ साथ और भी कुछ है क्या, वहां से पता चल जाएगा। मंदाग्नि, स्लो डाइजेशन, अब ये ज्यादातर लोगों में होता ही है मंदाग्नि। दुर्बलता, वीकनेस भी होती है लोगों में। शरीर की स्थिति, शरीर जो है शिथिल हो जाता है, ऐसा लगता है कि शरीर को अत्यंत पीड़ित कर दिया गया हो। विशेष करके जो लोअर बैक पेन है, जैसे L4 L5 से उसके नीचे पैर के तलवे तक शिथिलता उसको महसूस होती है। ये एक स्पेसिफिक पांडु का एक ये सिम्टम्स है। L4 L5 से पैर के नीचे पीछे की ओर से, जहाँ से गृध्रश्री का दर्द जहाँ होता है, उस जगह में शिथिलता बहुत ज्यादा होता है। शिथिलता, लेजनेस होती है उधर, कमजोरीपन लगता है उसके वहां पर। भोजन से द्वेष, खाना खाने का मन नहीं करता, देख करके नफरत हो जाती है। थकावट शरीर में बहुत ज्यादा होती है, बेवजह थक जाता है। सुबह उठा थोड़ी देर तक तो ठीक था, थोड़ी देर में थक गया। चक्कर आ जाना, उठते बैठते चक्कर आता, शरीर में दर्द होना, बुखार आना, एस्थमा जैसी अवस्थाएं भी हो जाती है। शरीर में भारीपन, भोजन में अरुचि, आंखों के चारों ओर सूजन, ये पूर्व रूप अवस्था में था, यहाँ पर भी देखो है। शरीर हर रोज कमजोर होते जा रहा है, शरीर जो है डाउन हो रहा है, उसका पतला हो रहा है। शरीर से रोए गिर रहा है, एक तो हेयरलेस भी होता है, और शरीर से भी, स्किन से भी जो बाल हैं वो उतर जाते हैं। चेहरे में रंगत नहीं है, रंग उड़ा हुआ है, डिसकलरेशन हो जाता है, चेहरे एकदम रंग विहीन हो जाता है। पहले तो लाल मटोल एकदम टमाटर जैसा था, या थी लेडीज में भी, अब एकदम निचड़ा हुआ अनार, निचड़ा हुआ आम की तरह, सूखा हुआ, चेहरे में कोई है नहीं। तो इस तरह की चीजें, यानी कि चेहरे में उदासीपन है, कांति नाश हो गया चेहरे का, बिन कारण गुस्सा आ जाना, ठंडी चीजों से नफरत होना, क्योंकि ब्लड है ना, ब्लड गर्म, अगर ब्लड होगा तो ठंडी चीजों से मन करता है। ब्लड ठंडा हो रहा है, यहाँ पर ब्लड की क्वालिटी डाउन हो रहा है, नींद अधिक आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर हम पेशेंट से पूछते हुए, यहाँ पर क्वेश्चंस करते हुए, यहाँ पर हम इसको जो जो भी होगा देखते जाएंगे। डायरिया भी हो सकता है, मूत्राशय और रेक्टम में, मल और मूत्र के स्थान में स्वेलिंग हो सकती है। मल का रंग जो है अलग अलग अवस्थाओं में हरा हो सकता है, काला हो सकता है, नीला पीला कुछ भी हो सकता है। मृतिका भक्षण जन्य जो समस्या है, कामला रोग जो है, कामला रोग, जंडीस जिन्हें हम कहते हैं, कामला भी हो सकता है। ठीक है, मिट्टी के रंग जैसा, ये बहुत सारी इस तरह के सिम्टम्स है। बस कुछ नहीं करना, बिलिरुबिन जो है कि बड़ा हुआ हो सकता है, बिलिरुबिन, वाइल्ड साल्ट, वाइल्ड पिगमेंट, ये बड़ा हुआ हो सकता है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर पेशेंट से, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, शाखा स्थित कुंभ कामला, रुद्धपथ कामला, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े हैं। कॉन्स्टिपेशन उसको हो सकता है। ये देखो हलीमक नाम का रोग हो सकता है। पान की रोग एक होता है, वो भी पांडु से रिलेटेड है। अब यहाँ से आपको एक तो कौन कौन से नाम वाला रोग जिसका संबंध पांडु से, देखो सीरम बिलिरुबिन हो गया, मध्यम वृद्धि, थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये भी वही है ना। अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, हेमोराइज हो गया, थैलेसेमिया हो गया, थैलेसेमिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सब के सब जो रोग है पांडु से संबंधित रोग है। सब कुछ क्वेश्चन किया,
आप देखिए जरा, हम आ गए यहाँ पर सिम्टम्स में, इसका जो है फाइनल रिपोर्ट में। तो ये सेव एंड गेट जनरेट रिपोर्ट में आपने क्लिक किया और उसके बाद ये उस पेशेंट को आपने दे दिया। अब इतना क्वेश्चन बार बार कौन करता रहेगा उसको। एक यहाँ पर वेबसाइट इसको पीडीएफ बना देगा। आ लो जी, व्हाट्सएप में आप चले गए उसको लेकर के, किसी भी व्हाट्सएप में आप उसको, उसके व्हाट्सएप में आप डाल दो या मेल करके डाल दो या कैसे कहीं पर भी आप डाल सकते हो इस रिपोर्ट को। तो दोबारा वो पेशेंट आएगा तो बार बार डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहले किया वो इनफ हो जाएगा उतने से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने जिस जिस चीज़ को क्लिक किया था, देखिए हमने यहाँ पर कितने सारे क्लिक किया। भोजन से द्वेष, है ना, सामने रखे खाना को देखकर नफरत करना, ये जितने भी जो ये क्लिक किया था, ये सभी क्लिक के लिए रीड मोर में क्लिक करना है। या पांडु का सामान्य लक्षण, इसका वर्णन चरक संहिता में किया गया है। पीलिया की समस्या में शरीर में फिल्टर होकर निकलने वाला बिलिरुबिन खून से निकलकर लीवर तक नहीं पहुंचता है, इस वजह से शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। पीलिया होने पर सबसे पहला लक्षण आपकी आंखों में पीलापन होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक दूसरी बात यह है, आयुर्वेद ने क्या बोला है, जो पांडु है ना, वो ग्रहणी रोग, पहले व्यक्ति को क्या होता है, ग्रहणी होता है। देखो यहाँ पर ये, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कर्णनाद, कान में से अगर आवाज आता है तो कान में आवाज एक तो अर्श में भी आ सकता है, ग्रहणी में भी आ सकता है, पांडु में आ सकता है। इन तीनों रोगों में कान में आवाज आता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कान में आवाज आ रहा है तो तुरंत पकड़ लो कि इसको हो सकता है पहले इसको ग्रहणी रोग था, क्योंकि ग्रहणी का संबंध अर्श के साथ भी है, अतिसार के साथ भी है, मंदाग्नि के साथ है। तो कान में अगर आवाज आने की बात अगर वो करता है तो तुरंत हम कहाँ जाएंगे, मंदाग्नि की ओर जाएंगे। हाँ भाई, अग्नि मंद हो गया है, फिर वो पीछे जाओ फिर, क्योंकि इसका हेतु क्या है, हेतु चाहे जो भी है, लेकिन शरीर में बहुत पुराना व्याधि हो गया है और व्याधि का प्रारंभ मंदाग्नि से हो गया। मंदाग्नि हुआ, फिर बाद में आपका ग्रहणी हो गया या अर्श बवासीर हो गया। ये सारी चीजें हम उससे पूछ सकते हैं। फिर हमारा जो चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं, पांडु रोग में बताया हुआ जो दवाइयाँ हैं, उस दवाई में जो जो भी दवाई आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, उसका संबंध आप वहाँ अर्श यानी बवासीर और ग्रहणी, इन दोनों रोगों के साथ टच करके आप कर सकते हो, है ना, कि भाई ये दवाई ग्रहणी में काम करता है कि नहीं करता है, अर्श में काम करता है कि नहीं करता है, मूत्राशय और गुदा में ये सिम्टम्स है। तो ये देखिए जरा, यहाँ पर इसकी बातें हो गई। ये सारा सिम्टम्स को यहाँ पर हम इस तरह से देख करके, कुंभ कामला, कोष्ठा से कामला का लक्षण है, इस तरह से चीजें हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखिए जरा, ये जो आपने हेतु को क्लिक किया, पूछा, ये सारी चीजें आप उस पेशेंट के मोबाइल में बना रहेगा। कभी भी दोबारा पेशेंट आएगा तो उसके हिसाब से आप इसको करिए। आप देखते हैं जरा हम पांडु के बारे में विशेष बातें क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्रहणी रोग के बाद यदि रोगोपचार सही नहीं हुआ हो तो पांडु हो सकता है। तो पांडु के बारे में है तो थोड़ा हमें ग्रहणी के बारे में भी पेशेंट से पूछ लेना चाहिए। इसीलिए चरक में ग्रहणी रोग के वर्णन करने के बाद पांडु रोग के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि चरक कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि भैया जो ग्रहणी है और ग्रहणी रोग का संबंध मंदाग्नि से है, तो इसका ये जो इनकी जो कनेक्टिविटी है, इनकी जो आपसी जो तालमेल है, उस पेशेंट में हो रहा है क्या। पांडु तो है, पांडु के लक्षण तो अभी दिख रहा है, लेकिन बचपन में ग्रहणी था होगा, मंदाग्नि था होगा, या अभी मंदाग्नि है, ग्रहणी है, साथ में पांडु है। यानी वेबसाइट क्या बोल रहा है, रोगी से ग्रहणी रोग का इतिहास पूछे, पीछे जाए। देखो एक और डिफरेंशियल यहाँ पर इसने बताया, कामला का मतलब है जॉन्डिस, पांडु का मतलब है एनीमिया। कामला अगर होगा किसी व्यक्ति को तो उसके स्किन में पीलापन एकदम हल्दी जैसा पीला दिखेगा कामला में।
लेकिन पांडु रोग में पीताभ, कुछ कुछ पीला पीला सफेद रंग वाला उसका वर्ण वैसा रहेगा, उसका बल और स्नेह क्षीण हो जाते हैं। बेसिकली पांडु क्या चीज है, पांडु किस अवस्था का नाम है? तो पांडु शरीर में जो स्नेह की हमारी जो व्यवस्था है, स्नेह का निर्माण कहाँ होता है? मेद धातु में, मज्जा धातु। मेद और मज्जा ये दोनों क्या करते हैं? स्नेह का निर्माण करते हैं। पांडु उस अवस्था का नाम है जहां पर स्नेह बनने की व्यवस्थाएं बंद हो जाती है। शरीर में स्नेह बनने की व्यवस्थाएं बंद हो जाता है। हम जिन्हें कह सकते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या जिन्हें हम कह सकते हैं ग्रीस भी हम कह सकते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये मज्जा हो गया, और ग्रीस हो गया, या दूसरे जो श्लेषक कफ वगैरह हो गया, ये कम बनते हैं पांडु में, नहीं बन पाता, तैयार नहीं हो पाता। यही पांडु है। तो यही चीज यहां पर बता रहा है। और उस स्नेह के अभाव में, स्नेह के अभाव में हृदय हो जाता है कमजोर, विकृत हो जाता है। तो परिणामतः हृदय स्पंदन, हार्ट में पल्पिटेशन होना, शरीर में ड्राइनेस होना, देखो रूखापन होना। रूखापन होना कब होगा? जब चिकनाहट की कमी होगी। यानी कि पांडु इजिकल टू चिकनाहट की कमी। मगर पांडु में सिम्टम्स कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना आना, ऐसा भी पेशेंट में दिखता है। चिकनाहट बहुत ज्यादा निकलता है, जो है वो भी शरीर उसको बाहर फेंक देता है, ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में। तो यह भी पांडु में एक अवस्था होता है कि स्नेह बाहर निकलता है, लेकिन वो बहुत, इसीलिए पांडु रोग में स्वेदन की व्यवस्था नहीं है, ज्यादातर स्नेहन की व्यवस्था है। आप लोगों को आ रहा है समझ में? पांडु क्या है वो समझ में आया, किस वजह से है वो समझ में आया होगा। बेसिकली पांडु जो है, मैंने कहा कि स्नेह की कमी है, और बेसिकली अगर किसी को हीमोग्लोबिन लेवल डाउन बताता है, समझ लो ये पांडु है। पांडु का सबसे बड़ा कारण आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? सबसे बड़ा कारण व्यायाम बताया है। अब आजकल क्या होता है, आप जरा ये व्यायाम को, मैंने यहाँ पर सिस्टम में इसीलिए रखा है बीच में, यहाँ पर मैंने ऊपर ही रख दिया, इसको नीचे रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऊपर रख दिया इसीलिए क्योंकि व्यायाम आज के संदर्भ में जो लेडीज है ना, घबराहट हो रही है, पांडु का पूरा लक्षण उसके शरीर में दिखता है। थायराइड हो गया है, ये भी पांडु ही है। अभी हम लोग ने उधर रस क्षय पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जो उधर जो जो चीज पढ़ा है वो भी सारे पांडु से रिलेटेड कह सकते। रस क्षय, थायराइड होना किसी स्त्री में, अगर कोई थायराइड वाले केस आ जाए, उसको आप पांडु वाले इस ऑप्शन को खोल करके पूछो, लगभग कुछ बहुत सारे जो है कि सिम्टम्स उसके पूर्व रूप अवस्था और हेतु पता चलेगा, सामने आ जाएगा। रस क्षय मीन्स थायराइड। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि कोई जो थायराइड के केस में लेडीज अति मात्रा में व्यायाम करती है, जिम में जाती है, शरीर में जान है नहीं, थकावट सुस्ती बहुत ज्यादा बनी हुई है, सर शरीर काम नहीं कर रहा, और किसी ने बताया कि हाँ जी आप जाओ व्यायाम जिम में जाओ और खूब दंड बैठक करो, उसको उठाओ 2 घंटे तक पसीना बहाओ, तो आयुर्वेद क्या बोलता है? व्यायाम अपने बल के आधा बल लगा करके व्यायाम करना चाहिए। आप में जितना बल है उस बल के आधा बल लगा करके व्यायाम करना है। लेकिन यहाँ तो बल ही नहीं है, बल छीण हो रखा है, थोड़ी देर में तो शरीर थक जाता है, यानी शरीर में बल है ही नहीं। तो अब व्यायाम क्या करोगे? यानी व्यायाम करने योग्य कुछ नहीं है। लेकिन वही सुश्रुत ने बताया है कि यह नीचे है सारा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मैं व्यायाम जिम नहीं करना है, योगासन नहीं करना है, क्या करना है? सुबह सुबह टहलना है।
सुबह की जो ताज़ा जो हवा है उसको प्राप्त करना है, टहलना है, हल्का हल्का यात्रा करना है, ज़्यादा रनिंग नहीं करना है, जिम में नहीं जाना है, पसीना नहीं बहाना ज़्यादा, क्योंकि नहीं है, शरीर में बल नहीं है। थोड़ा थोड़ा या थोड़ा थोड़ा सा पैदल चलना है, ज़्यादा थकते हुए नहीं, हल्का सा। दिन में सोना नहीं है। इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। पांडु चिकित्सा सूत्र देखिए जरा अभी यहाँ पर, रक्त में लाल कणों के विनाश से जो आरबीसी है, आरबीसी डाउन होना ही हीमोग्लोबिन की कमजोरी है, तो वही इधर पांडु है, सीधी सी बात है। अगर कोई हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया बोलते हुए आता है तो उसमें पांडु की तरफ देखो, आरबीसी लेवल डाउन हो गया यानी पांडु की ओर जा रहा है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया और पांडु ही हो गया, ऐसा भी नहीं है। पांडु का संदर्भ उधर समझ में आया ना, उसके पूर्व रूप अवस्था वैसे होना चाहिए, पूर्व रूप अवस्था में वो दिखना चाहिए, हेतु उसका ऐसा होना चाहिए, उसके बाद जो बनता है वो है पांडु। इधर फीवर हो गया, इधर टाइफाइड हो गया, उसके वजह से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो सकता है, आरबीसी लेवल डाउन हो सकता है, या अन्य बहुत सारी चीजें हैं, कारण है जिसकी वजह से डाउन हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं समझना कि इधर हो गया और यहाँ से चलो शुरू हो जाओ पांडु। लेकिन ये पक्की बात है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो पांडु वाले मेडिसिन देने से, युक्ति पूर्वक देने से काम करता है, ये पक्की बात है। रक्त में लाल कणों के विनाश से पांडु तथा ऐसे समय में अपथ्य आहार विहार हो जाए तो उससे हुए नुकसान के फलस्वरूप होने वाली व्याधि को कामला कहा जाता है। अब ये जॉन्डिस की ओर बात कर रहा है। जॉन्डिस कब होगा? वो पांडु था, पांडु के वक्त में थायराइड था, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन था, बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ था, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में उसने बहुत ज्यादा व्यायाम किया या पित्तवर्धक आहार विहार उसने किया। अब ये आगे बोलता है ऐसे में पांडु बिगड़ करके कामला हो जाएगा, यानी जॉन्डिस हो जाएगा, हलिमक हो सकता है, फिर बहुत सारे रोग वहां पर आ सकता है। अब चिकित्सा के बारे में बता रहा है, साध्य पांडु या कामला की चिकित्सा। साध्य का मतलब है, अब आपके पास पेशेंट पता नहीं किस कंडीशन में आया, असाध्य अवस्था में अगर आया है तो चिकित्सा नहीं किया जा सकता, या तो अगले को बोलना होगा कि भैया आयुर्वेद या कोई भी ग्रंथ इस तरह के कंडीशन में चिकित्सा करने के लिए मना करता है। मैं तो आपको कहता हूं कि आप यहाँ से, मैं आपको कोई चिकित्सा नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि आप एक बार ट्राई करो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ या कुछ भी ऐसे चीज करो, रिसर्च करो या जो भी करो, कैसे भी करो, इसको ठीक करो। अगर ठीक नहीं होता तो मैं आपके ऊपर कोई ऐसी चीजें नहीं सोचूंगा, नहीं कहूँगा। हमने इसको बचाना है, आप अपने दिमाग से इसको कुछ करिए, तब फिर हम उस व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते। अदरवाइज तो फिर अगर असाध्य है, असाध्य के कुछ कुछ लक्षण यहाँ पर नीचे बताया हुआ है। तो देखो, साध्य पांडु रोग में पहले क्या करना है? स्नेहन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर्वप्रथम 7 दिन तक, अब ये पांडु की चिकित्सा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया यहाँ पर बताया है। पहले 7 दिन तक सुबह सुबह कल्याण घृत 10 से लेके 50 ग्राम तक रोगी के अग्नि बल को ध्यान में रख करके देना है। कौन सा घी देना है? कल्याण घृत या हरिद्रादि घृत भी दे सकते, जो भी घृत पांडु के लिए बताया है, क्योंकि स्नेहन ही उसकी अभाव ही पांडु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया स्नेहन चिपका दो उसको, पता चला पीछे उसका हेतु ग्रहणी है, मंदाग्नि, मंदाग्नि से ग्रहणी या अर्सा और उसके बाद पांडु हुआ है, तब फिर पहले स्नेहन नहीं देना, पहले उसको लंघन देना है, जिस किसी भी विधि से। लंघन के बाद फिर दीपन, पहले लंघन देना है 1 दिन का, 2 दिन का। मूंग के दाल का सूप बना करके दे दो, मसूर के दाल का सूप भी यहाँ पर पांडु में बताया है, मूंग या मसूर के दाल।
अरहर के दाल का भी सूप बताया है इस रोग में। या जांगल मांस जो है, उस जांगल मांस में आप जो है कि कुछ अग्निवर्धक जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है उसको डाल दो। जांगल मांस में हिंगवाष्टक चूर्ण डाल करके पकाओ, उसमें थोड़ा सा आप वहां पर यही कल्याण घृत उसमें थोड़ा सा डाल दो, क्योंकि पित्त है। हिंगवाष्टक कैसा है, गर्म है, तो पित्त वालों को तो फिर तो गर्म दवाई नहीं दिया जा सकता, इसीलिए घी जो है उसके पित्त को समन करेगा। तो सूप अगर जंगल मांस का देना है, तो अगर नहीं देना है तो दाल का सूप है, सूप दे दो, थोड़ा सा घी डालिए। अगर अजीर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण भी उसमें थोड़ा डाल दो या जीरा डाल दो। इस तरह की चीजें डाल करके 1 दिन तक उसको लंघन कराइए। लंघन यानी जबरदस्त भूख लग जाए, उसके बाद फिर मूंग के दाल का रोटी बना करके दे दो। निर्मल सर बताते हैं ना, मूंग के दाल को भिगाओ, पीस लो और एकदम उसका ये बन जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा, फिर उसका रोटी सा बना लो तवे में। वो क्या बोलते हैं उसको, पापड़ा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बलदेव जी क्या बोलते हैं उसको, वो जो लिक्विड को उसमें लगाते हैं जैसे साउथ में बनाते हैं ना, चीला चीला हैं, चीला चीला। चीला। हाँ जो भी है वो, उसको बना करके फिर उसको आप खाइए। कहते हैं कि यार ये लंघन भी करेगा, बलवर्धन भी करेगा और दीपन भी करेगा। वो कहते हैं, निर्मल सर कहते हैं कि ये तो जबरदस्त चीज है। कहते हैं कि जब से मुझे पता चला तब से तो मैं तो पेशेंट को यही कराता हूँ, और पेशेंट भूखा भी नहीं रहता और खाते हुए भी लंघन भी करता है। ये तो मजेदार चीज। मैं कहा चलो हम भी करते हैं अभी, बस लंघन में लंघन और बढ़िया से बढ़िया, पेट भी भरा, उसको कमजोरी फील भी नहीं होगी। तो पहले लंघन और लंगर दोनों एक साथ हो जाती है दोनों हो उसकी। गया एक साथ में। तो देखो पहले 7 दिन तक कल्याण घृत देना है। ये कल्याण घृत कब देना है, कल्याण घृत स्नेह कब देना है, अगर पता चला उसमें मंदाग्नि है, ग्रहणी है, तो पहले लंघन करके, दीपन पाचन करके, अग्नि को प्रबंधन करके, दोषों को संतुलित करके, उसके बाद फिर स्नेह देना। इस चीज को ध्यान देना है ना। अगर अग्नि सही है, भूख भी सही समय में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, पित्त बढ़ा हुआ है, तब हम, वैसे तो ग्रहणी तो ये पांडु रोग जो है वो पित्तज तो है ही, तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली पहले से ही हम दीपन पाचन दिए बगैर ही सीधा ही कल्याण घृत का या महाकल्याण घृत का या हरिद्रादि घृत का या जीवंत आदि घृत का कोई भी जो घी है उसको उठा करके रोगी को हम सुबह सुबह दे सकते हैं भूख के टाइम में। अब 8वें दिन में, 7वें दिन तक तो हमने ये दिया, 8वें दिन में फलत्रिकादि क्वाथ में सौंठ और शहद मिला करके देना है। अब ये फलत्रिकादि क्वाथ किस लिए देना है, वो जो घी और ये सारी चीजें लेने के बाद पता चला उसका अगर पित्त बढ़ गया या गर्मी बढ़ गई शरीर में, या जो घी हमने दिया था वो प्रॉपर तरीका से हजम नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो फलत्रिकादि क्वाथ, साथ में सौंठ और हींग, आपका जो शहद। अगर गर्मी ज्यादा है, पित्त बड़ा है, तो सौंठ नहीं डालना है, शहद नहीं डालना है, सिर्फ फलत्रिकादि क्वाथ पानी में, ताजा पानी में मिलाया, रोगी को दे दिया, सुबह दोपहर शाम, 8वां दिन। ये क्या करेगा, पहले 7 दिन तक जो हमने स्नेहन दिया था पेशेंट को, उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट हुआ है क्या, 8वां दिन, 9वां दिन भी स्नेहन देना, ये फलत्रिकादि देना है कि नहीं देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीच में 2 दिन गैप रखना चाहिए स्नेह देने के बाद, उसके बाद फिर तीसरे दिन वमन या विरेचन करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 दिन बीच में आप गैप दे करके उस दिन में फलत्रिकादि क्वाथ दे दो। कुछ लोग इसमें जीरा को फ्राई करके, फ्राइड जो जीरा है वो देते, क्योंकि फ्राइड जीरा जो है वो घी को हजम कराता है, डाइजेस्ट करता है। हमने कल्याण घृत तो दिया, लेकिन वो घी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, उल्टी आने जैसा आ रहा है, उसी का ही गुरुजी स्मेल हो रहा है। वो रोस्टेड जीरा होगा, फ्राइड नहीं होगा गुरुजी, हाँ हाँ, रोस्टेड कहूँ, सेका हुआ।
सेका हुआ, हाँ, सेक करके उसको पिसा हुआ। तो ये जो जीरा है, ये घी के स्नेह को हजम कराता है, उसको डाइजेस्ट कराता है। तो उसको जीरा दे दो उस घी के समय में, या वो जो घी है उस घी में आप सेंधा नमक मिला दो, या उस घी में अगर पित्त ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो उस घी में थोड़ा सा आप हिंगवाष्टक चूर्ण डालो, थोड़ा सा सेंधा नमक हिंगवाष्टक चूर्ण डालो उस घी में, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ नहीं है तो, और उसको घी को, हींग वाला घी को दे दो उस पानी में डाल करके, गर्म पानी में। तो किसी भी तरह से हमने पेशेंट को स्नेहन कराना है, क्योंकि हम ये पढ़ते आ चुके हैं जो पांडु रोग है वो स्नेह के अभाव वाला रोग है। तो जितना हम ज़्यादा उसको स्नेहन देंगे, अग्नि को प्रदीपन करके, ऐसा ना हो कि कहीं कि भाई अग्नि तो बैठा हुआ नीचे डाउन और आपने घी की तेल बसा मज्जा दे दिया। तो स्नेहन तो देना है, लेकिन उसके अग्नि का भी हमें ख्याल रखना है। तो देखो, किसी भी बाकी के रोग में स्वेदन कंपलसरी होता है, स्वेदन और अभ्यंग, लेकिन पांडु एक ऐसा रोग है जहां पर स्वेदन नहीं करते, क्योंकि स्वेदन से स्नेह बाहर निकलता है। हमें स्नेह को निकालना नहीं है ही नहीं, क्या निकालेंगे। इसलिए इस वेबसाइट में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद स्वेदन में लिखा है पांडु अस्वेद रोग है, यानी स्वेद से रहित है, तो यहाँ स्वेदन नहीं देना है। अब 9वां दिन उसको बमन देना है या विरेचन देना है। बमन देना है तो बमन का भी यही क्रम रहेगा, पहले 7 दिन तक घी देना है, 8वें दिन फल त्रिकादि देना है, 9वें दिन बमन देना है, या 10वें दिन बमन देना है। अगर बमन पहले दे दिया तो 13-14 दिन तक बमन पहले दे करके 13-14 दिन तक, अच्छा बमन जो हम देते हैं ना, वो कैसे पता चलेगा बमन की सिद्धि हुई कि नहीं। तो बमन देते वक्त ना एंड में मुंह से एक प्रकार का गैस निकलता है, बुलबुला बुलबुला सा निकलता है। दिलीप जी, आपके मिसेज का निकला था ना मुंह से गैस जैसा बमन के किस बाद। समय पे गुरुजी, क्या वमन के बाद? बमन देते देते अंतिम में गैस निकलता है मुंह से। भी ध्यान उस नहीं गुरुजी उस इतना। समय आप कह रहे थे गैस निकला था बाद में, लेकिन अभी आप जी, भूल गए, देखो। इसीलिए पित्तांत। तब हाँ। आप कह रहे थे और आज आप भूल गए। अब यही बात है ना कि अब इस उम्र में ज्यादातर बंदे हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी आपको कभी भूलने नहीं देगा, ठीक है। तो अंतिम में जो बमन जो हम करते हैं, बमन जब अंतिम में गैस निकलना शुरू हो जाए मुंह से, हवा जैसे निकलता है, बबुल जैसा निकलता है, बुलबुला टाइप का, तो समझ लो कि बमन सिद्ध हो गया। लेकिन बमन कराने के लिए थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन बमन और विरेचन दे करके हमने उसका शोधन किया, उसके बाद संसर्जन होगा। संसर्जन का मतलब बमन देने से, विरेचन देने से शरीर के अग्नि नाश हो जाता है, डाउन हो जाता है, दोष सारे बाहर निकल जाते हैं, तो शिथिल हो जाता है शरीर, कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के पीछे का कारण होता है शरीर की अग्नि डाउन हो जाना। तो हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे, जैसे एक छोटे से आग का तिनका भरा आग होता है, तो बड़े बड़े जंगल के बड़े बड़े वृक्ष समूहों को जलाने योग्य अग्नि कैसे बनेगा, पहले छोटे छोटे तिनका उसमें डालना होगा, छोटे छोटे कुछ 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 घास पात वगैरह डाल के धीरे धीरे वो आग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बाद में बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। और वो बवंडर हर तरह की चीज़ों को जलाने में सक्षम होता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी जो अग्नि है, बमन विरेचन आदि करने के बाद मंद पड़ जाता है। इसीलिए 13-14 दिन तक उसको धीरे धीरे, फिर वही मूंग के दाल, या पहले दिन मूंग के सूप में कुछ अग्निवर्धक चीजें, या वात सामक, अधिक बमन और विरेचन करने से वायु भी प्रबल होता है, तो ऐसा संशोधन करना है जिससे कि वायु भी न बढ़े या वो भी शांत हो जाए और अग्नि बढ़े। बमन विरेचन के बाद दो ही क्रियाएं होती है, वात सामन सामक और अग्निवर्धन करने वाली। ऐसी आहार, ऐसी विहार और ऐसा भोजन, लघु भोजन, एकदम सूप पियो या जूस पियो, जस्ट इतना ही, गरम चिकना सूप, ये चीजें बमन विरेचन के बाद देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अग्नि उसका प्रबल होगा। अग्नि प्रबल होने के बाद देखो, उसके बाद रसायन देना प्रारंभ करे, है ना। क्रमशः यहाँ पर आया कि नहीं आया। अग्नि को हमने प्रबुद्ध किया, वायु को हमने समन किया, शरीर से सारा दोष बाहर चला गया, दोषों से रहित शरीर है। लेकिन वह रोग अभी भी उस अवस्था में है, पांडु है अभी भी।
अब हम क्या करेंगे, उस चीज से लड़ने के लिए अब हम यहाँ रसायन देंगे। तो रसायन में पांडु जो रोग है उसके लिए पहला रसायन का नाम है नवायस लोह। यदि ये अपने से बना है तो बात ही कुछ और है, अगर नहीं तो कोई अच्छे फार्मेसी जिसके ऊपर आपको खूब यकीन है कि ये फार्मेसी अच्छा नवायस लोह बनाता है, तो नवायस लोह आपको कितना देना है, ये वर्धमान क्रम में हमें देना है। वर्धमान क्रम, वर्धमान क्रम कैसा होता है, पहले दिन 125 mg देना होता है, दूसरे दिन उतना ही मात्रा में बढ़ाते 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 बाद में 1250 mg तक पहुंच जाएगा। जब उतना पहुंचेगा तो आज 1250 mg पहुंचा, कल भी 1250 mg में पहुंचो, परसों भी करो, नरसों भी 3-4 दिन तक 1250 mg करके फिर 125 mg माइनस करते हुए आओ, फिर 125 में आकर के ठहर जाओ। ऐसा करके नवायस लोहा का 2-3 क्रम आप उस पेशेंट में चालू कराइए रसायन के संदर्भ में। अब इस बीच में ज्यादातर लोगों में गर्मी बढ़ी हुई रहती है, नवायस लोहा से उसके शरीर में गर्मी बढ़ सकता है, क्योंकि यह जो समस्या है वो पित्त से रिलेटेड समस्या है, तो जाहिर सी बात है भैया पित्त बढ़ सकता है। इसीलिए बीच बीच में 6 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में अवस्था अनुसार उसको हम फल त्रिक्वादिक्वात बीच में दे सकते, सिंगल मेडिसिन और कुछ नहीं देना, पांडु अपने आप डाउन हो जाएगा। ठीक है, भोजन उपरांत दोनों समय लोहासव कुमारी आसव में, लोहासव 2 या 3 चम्मच, कुमारी आसव 2 या 3 चम्मच, अगर 3-3 चम्मच दिया 6 चम्मच हो गया, 2 चम्मच वहाँ गोमूत्र मिला लो, कुछ गर्म पानी या ताज़ा पानी मिला लो, भोजन करने के बाद रोगी को दे दो। ध्यान देना, पांडु रोग में गोमूत्र बहुत अच्छा काम करता है। पांडु रोग में जितने भी जो दवाइयां हैं सबके सब दवाइयों में गोमूत्र का योग है। एक और योग है, अब इसके बाद यहाँ सब के सब योग ही योग है। पांडवांतक एक रस आता है जिसका हम स्पेसिफिकली कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्त की कमी हो, रक्त में श्वेताणु की वृद्धि हो रहा हो, है ना, व्हाइट WBC बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, शरीर में तेजहीन हो रहा है, शरीर जलन हो रही है, इस तरह की चीजें अगर है इसको समन करने के लिए और रक्त को बढ़ाने के लिए एक योग यहाँ पर है, लोह भस्म शतपुटी होना चाहिए, प्रवाल पिष्टि, स्वर्णमाक्षिक भस्म और गिलोय सत्व 100-125 mg सबको कटर कटर मिलाया और पुड़िया बना लिया, 125 mg का पुड़िया बना लो सबको मिला के, और उसके बाद सुबह और शाम शहद के साथ दे दो। इतने से, लेकिन वही है कि हमारा क्रम वही है, शोधन पहले होना चाहिए तब जाकर के लोहा भस्म शतपुटी डाइजेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि जलन नहीं होती है तो यहाँ गिलोय सत्व की जगह में अगर आप 64 प्रहरी पिपली डालोगे तो महाराज ये जबरदस्त काम करेगा, लेकिन बशर्ते उसके अंदर गर्मी ना हो, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ना हो, पित्त बढ़ा हुआ ना हो, तो गिलोय सत्व की जगह में आप 64 प्रहरी पिपली डाल दो। अगर गर्मी है तो गिलोय सत्व डाल दो, सीधी सी बात है। सिद्ध 100% काम करने वाला एक योग है। तो क्या करना है, 10 ग्राम कुटकी ले लो, 5 ग्राम खीरे के बीज ले लो, दोनों को अच्छी तरह से कुट करके एक मिट्टी के घड़े में छोटा कुजा या गिलास में डालो, उसमें पानी डाल करके उसको भर दो, रात भर भगा रहेगा, दूसरे दिन सुबह बढ़िया सा मसल लो या मिक्सी में ग्राइंड कर लो, उसको पीस लो, मसल लो, और उसको रोगी को कम से कम भी यहाँ पर 20 ग्राम तक मिश्री मिला करके रोगी को दे दो। ये बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग जो वैद्य हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, 100% काम करता है। नस्य के लिए द्रोण पुष्पिका रस सुने होंगे आप लोगों ने, जिसको हम इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, जंडिस में भी, आपका बुखार में भी इस्तेमाल करते हैं, लीवर से जुड़े हुए हर तरह के लगभग समस्याओं में द्रोण पुष्पिका जो पंचांग का जो ताजा रस है वो आंख में टपकाया जाता है वहां पर। ठीक है, अगर कामला है तो आंख में, अगर पांडु है तो कामला कब होगा, पांडु बिगड़ करके कामला होता है, तो कामला अगर हो तो आंख में टपकाना, पांडु है अगर तो नाक में टपकाना। तो द्रोण पुष्पी यहाँ बहुत अच्छा काम करने वाला है। नहीं तो हरड़ और आंवले का ताजा रस लेना है, दोनों को मिक्स करना है, 2 या 3
बूंद 4-4 बूंद जो है उसको दिन में 2-3 बार उसके आंखों में टपकाना है, तो ये भी पांडु में अच्छा काम करता है। ऐसे यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। स्नेहार्थ, अब उसको स्नेह देना है, स्नेह ही पांडु का मूल कारण है, स्नेह नाश होना। तो दिन में 2-3 बार अग्निबल और दोष अवस्था अनुसार स्नेह प्रयोग करना चाहिए, है ना। शरीर में चिकनाहट पैदा करने वाला मेद धातु तथा अस्थिगत मज्जा धातु है पांडु में, इसकी कमी होने के कारण ये होता है। अगर आपको लगता है कि अस्थि धातु और मेद धातु में विकृति है, तो हम क्या देखें, देखो ये भी अलग अलग इसने सिस्टम ने डिफरेंशियल कर दिया। अगर ऐसा है, मेद चिकनाहट की कमी है, कटकट करके आवाज आता है, ब्रेन याददाश्त कमी हो रही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कमी हो रही है, तो दाढ़ी मादि घृत हो गया, कटुकादि घृत हो गया, पथ्यादि घृत हो गया, दंती घृत है, दाक्षा घृत है, हरिद्रादि घृत, ये सब के सब जोगी है मेद और मज्जा धातु की जो कमी है उसकी पूर्ति कर देगा। मगर अगर पेशेंट बोलता है सर श्वास बढ़ रहा है, हृदय में हार्ट में पाल्पिटेशन हो रहा है, शैथिल्यता शरीर में बहुत ज्यादा, हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी दिख रहा है, तो यहाँ धात्र्यारिष्ट हो गया, धात्र्यादि लो हो गया, आम्ल क्या वलय हो गया, ये सारे मेडिसिन क्या है, धात्रादि लोह धात्रारिष्ट, ये विटामिन सी को बढ़ाने वाली दवाइयाँ। किसको बढ़ाता है, विटामिन सी। तो जितने भी पांडु के रोगी है उनके विटामिन सी चेक करोगे तो है ही नहीं। तो एक तो ये भी है इसका हेतु कि भैया विटामिन सी अगर डाउन हो तो कहीं ना कहीं पांडु की ओर भी हमें उधर जाना चाहिए। तो अगर है विटामिन सी की कमी तो धात्रारिष्ट दे दो। कहाँ विटामिन सी की कैप जो टैबलेट जो बाजार से लेकर के, ऐसे टैबलेट्स देने से अच्छा है कि आम्ल क्या वलय दे दो, धात्र्यादि लोह दे दो, धात्र्यारिष्ट दे दो। यह विटामिन सी को बढ़ाएगा क्योंकि इसमें सभी में धात्री फल यानी आंवला होता है, और आंवला आपको पता ही है विटामिन सी का कितना बड़ा स्रोत है। उसके शरीर में आयरन और फोलिक एसिड अगर उसकी कमी है और आप चाहते हो कि यार इसको चलो मैं फोलिक एसिड बढ़ा दूं, आयरन इसमें बढ़ा दूं, तो कुछ नहीं करना, जीवंती नाम का वनस्पति है, फल या उसका जड़ पत्ते जो भी मिल जाए वो ला करके रोगी को कुटुर कुटुर खिलाना शुरू करो। तांडुलिक हो गया या पटोल पत्र नाम का एक वनस्पति है, उसके पत्ते उसको देना शुरू करो, कैप्सूल में डाल के दो या एक एक चम्मच ही दे दो, तो उसका आयरन भी बढ़ेगा और विशेष करके जो फोलिक एसिड है वो जीवंती में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो जीवंती दे दो उसको, कम खत्म। विटामिन बी चाहिए, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर पूर्ति करना है तो परपटाद्यरिष्ट या लोहा सब दे दो भोजन के बाद, दोनों को मिला करके दे दो तो विटामिन बी की कमी जो है पूरी पूरी कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है और कुछ चीजें हैं यहाँ पर देखो, लोह की कमी, खून में अगर कमी हो रहा है लोकनाथ रस दे दो, यकृतारी लोह दे दो 125 से लेकर 375 ml तक, दोनों को मिला करके शहद के साथ मिला करके दे दो। महाबला तेल और पुनर्नवा तेल से मसाज करो, यह स्वेलिंग को शोथनाशक होता है। ये भोजन के बाद बकरे के कच्चा लीवर का कीमा बनाकर उबाल करके उसके रस जो अगर लेते हैं तो टमाटर तथा संतरा के रस में मिला करके ले लो, ये भी बहुत अच्छा है। मानस रोग मानसरोवर से मानस रोग से रिलेटेड अगर कोई है तो सरपोंखा और पुनर्वा का चूर्ण भी उसमें मिला करके दे सकते हैं। उद्वर्तन करना है तो क्या है, छोटे बच्चों के लिए है, क्या है, वात है तो स्नेह वुष्ट चिकित्सा, पित्त के लिए तिक्त शीतल, कफ के लिए कटुरुक्ष तीक्ष्ण और उष्ण, वात पित्त है तो शीत स्निग्ध और तिक्त, उसके योग भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब देखो यहाँ पर पांडु रोग है लेकिन स्त्री है गर्भिणी, अब ये डिफरेंशियल आपको कौन करके देगा, वेबसाइट ही करेगा। पांडु के रोगी है, स्त्री है लेकिन प्रेग्नेंट है, क्या करे, उसको धात्री लोह दे दो, क्योंकि प्रेग्नेंट के बीच में बाकी चीजें पता नहीं काम करे ना करे, लेकिन धात्री लोह अच्छा काम करेगा। रक्त पित्त के साथ पांडु है तो वासा और गुडुची इन दोनों को दे दो। पांडु है मगर स्वेलिंग है तो पुनर्नवादि मंडूर दे दो। जवान लड़की है, टीनेज में है और पांडु है तो दाढ़ी मादे घृत दे दो। स्त्री बच्चा नहीं हो रहा है, बंध्या है, बंध्या पांडु है या पांडु और गर्भिणी है तो दाढ़ी मादी घृत दे दो। बहुत मोटा शरीर है और पांडु है तो लोहा सब दे दो। हिचकी ज्यादा आ रहा है साथ में पांडु है तो मयूर चंद्रिका पिपली चूर्ण इसको मिला करके दे दो।
तो ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर है, बस इसको स्टडी कर देखो। अपथ्य क्या क्या है, पथ्य क्या क्या है, सब कुछ आपके सामने है। तो आज हम इतने देखेंगे, सब लोग बेचारे थक गए होंगे, है ना? हाँ जी, सो गए सारे लोग? हेलो? नहीं सर आप कहाँ सोने देते हो? हाँ जी, आप कहाँ सोने देते हो? चलिए ठीक है फिर, है ना? आज हम इतने